जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज जो है ये बायोलॉजी का सेशन आप सभी के को जो है प्रीमियर के रूप में मिलेगा। तो आप लोग पढ़िए और आनंद लीजिए और अपने एग्ज़ाम के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर ध्यान देते हुए अपने ये जो है तैयारी को और बेहतर बनाइए यहाँ से पढ़ करके। आज जो है हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उस टॉपिक का, या वैसे जो है अभी बायोलॉजी के क्लास में कोशिका चैप्टर चल रहा है। कोशिका जो महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कोशिका का एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, यहाँ बायोलॉजी है सेल। यहाँ पे कोशिकाओं की आकृति एवं आकार के बारे में जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है, लाभदायक है। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी है, पर हिंदी है, कम से कम हिंदी है। कौची लिखे, हाँ, मान लो कि इंग्लिश नहीं आता तो जबरदस्ती करना जरूरी है? सीख, पहले सीख। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स होगा, ऐसे ऐसे बोल। हमारा कम बुझाता है तो कम से कम इतना बोलते हैं। बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पे होगा। कोई बात नहीं, चलेगा। अब देखिए यहाँ कोशिकाओं की आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज ऑफ सेल, मतलब शेप और साइज दोनों देखेंगे किसका, सेल का। किसका, सेल का। कि आखिर इसका, अच्छा देखो आकार और साइज में कौची अंतर होता है, जैसे कि इधर देखो आकृति और आकार में क्या होता है। तो देखो आकृति मतलब बनावट उसका किस प्रकार का है, समझ में आया। और आकार के मतलब उसका मेजरमेंट, मतलब माप। आकार का मतलब क्या चीज़ होता है, माप से। हम ये बोल सकते हैं कि इसका कितना आकार है। आकृति तो इसका कैसा है, आयताकार है कि नहीं। लेकिन इसका मेजर माप निकालेंगे तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से होगा, समझ में आया कि नहीं। तो वही बता रहा है, बोल रहा है कि जो जीव है विभिन्न प्रजाति के अनुसार भिन्न भिन्न आकृति और आकार की कोशिकाएं रखते हैं। मतलब एक ही जीव में अलग अलग, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही जीव में हम बताए थे कि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कोशिका पाए जाते हैं। तो यह हो सकता है कि एक ही जीव में कई प्रकार के या कई आकृति के और कई आकार के कोशिकाएं पाई जाती है। तो कोशिका हम लोगों में भी अनेक प्रकार के पाए जाते हैं कि नहीं। तो उसका आकार एक ही होगा, नहीं अलग अलग होगा। आकृति क्या होगा, एक ही होगा, नहीं अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार जीव के विभिन्न अंगों में भी भिन्न भिन्न रूप से आकार, मतलब भिन्न भिन्न रूप एवं आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। रूप उसका अलग अलग होता है, मतलब संरचना उसका क्या होता है, संरचना अलग अलग होता है और उसका आकार भी अलग। ये यही ना बात बोल रहा है कि एक ही जीव में और उसके अंग देखें कि अलग अलग अंग, जैसे हाथ, मस्तिष्क, लीवर, किडनी, फेफड़ा, ये सारे के सारे चीज़ों के, जैसे यहाँ स्किन हो गया, तो इस सभी का कोशिका अलग अलग होगा कि एक ही जैसा होगा, अलग। अच्छा इनका आकार भी अलग होगा, बड़ा छोटा साइज में। आकृति भी इनका क्या होगा, अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा। अभी आगे देखते हैं। कोशिका के आकार एवं आयाम व्याप्ति कुछ माइक्रोन से कुछ सेंटीमीटर तक होता है। जैसे कि यदि हम लोग इसका आकार या आयाम, मतलब इसका बनावट को देखते हैं, तो ये जो है कुछ माइक्रोमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर तक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ माइक्रोमीटर से लेकर के कुछ सेंटीमीटर के बीच होता है। मतलब कोई कोई कोशिका माइक्रोमीटर में होता है, कोई कोई माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर तक भी होता है। माइक्रोमीटर बहुत सूक्ष्म होता है जो दिखाई नहीं देता, सेंटीमीटर वाला तो फिर भी दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। इतना बात ध्यान में रहेगा। अब यहाँ क्या बताएं कि जीव अनेक, मतलब जीव का अनेकों प्रजाति हैं। अनेकों प्रजाति में, अनेकों प्रजाति का अनेकों मतलब संरचना का शरीर बना हुआ है। तो प्रजाति में तो अलग अलग कोशिका पाए ही जाते होंगे, समझ में आएंगे। उसके प्रजाति के जो शरीर है उसके अलग अलग अंग है और सभी अंगों का निर्माण अलग अलग प्रकार की और कोशिकाओं से मिलकर के हुई है, जिसका आकार भी क्या होगा, भिन्न होगा और आकृति भी भिन्न होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बताइए, तो हमारे जो आँख में कोशिका पाया जाता होगा वही क्या चाम में भी पाया जाता होगा, चमड़ा में भी,
अलग हुआ, अलग हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि कोशिका का आकार एवं रूप अंतिम रूप से उसके कार्य पर निर्भर करता है। इसका यदि हम आकार देखें और रूप, तो अंतिम रूप से इसके काम पर निर्भर करता है। कार्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि कोशिका का आकार, ध्यान से देखिए, और रूप दोनों को दोनों क्या चीज पर डिपेंड करता है, तो उसके कार्य पर निर्भर करता है कि वो काम उसका क्या है, उसी प्रकार से आकृति उसका होगा। समझ में आया? या उसका रूप या उतना ही बड़ा होगा, जितना अधिक, मतलब मान लो कि ज्यादा भारी होगा काम, तो खुशबू दी को दिया जाएगा कि एकरा दिया जाएगा, शबनम को। हाँ, एकरा देंगे तो जता जाएगी। मान लो कि 50 किलो का बोरा उठाना है तो जता के मर जाएगी वही में। समझ में आया कि नहीं? तो वही में जता के मर जाएगी, ऊपर से बोरा धरेगा सब, तू मर जाएगी वही में जता के। फिर फिर जो बोरा देगा वो खोजेगा कब इसको कहाँ दफनाना है। समझ में? तालाब पे जगह देखेगा सब। हम्म। अब यहाँ देखिए, अब उसका मान लीजिए कि न्यूरॉन एक कोशिका है जो मस्तिष्क में पाया जाता है, तो उसमें डेंड्राइट्स पाया जाता है कि नहीं? उसका ग्रहण करने वाला, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे निकला होता है, जो संदेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। समझ में आया कि नहीं? और ग्रहण करके इधर की ओर भेजता है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसका आकार अलग है। जैसे कोशिकाओं की आकृति, शेप्स ऑफ सेल, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आकृति। तो आकृति गोल हो सकता है, मतलब स्क्वायर शेप का हो सकता है, षष्ठकोणीय मतलब अनेकों कोण के हो सकता है, लंबा हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। समझ में? आकृति को तो हम लोग ही नहीं देखते हैं ना कि 13x10 के होगा, इतना आकार माप लिए, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट की बात हो रहा है, माप का। और जहाँ भी माप का बात होता है वो आकार, और जहाँ भी उसके बनावट का बात होता है उसी को क्या कहते हैं, आकृति। ये हम लोग का आकृति दिखाई दे रहा है कि आकार, आकृति, क्योंकि ये बनावट हम लोगों का है। समझ में आया कि नहीं? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार होती है। कैसा होती है? गोलाकार, मतलब राउंड शेप में होती है। कैसी होती है? राउंड शेप। जैसे यहाँ दो कोशिका का फोटो दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। एक तो है पशु का कोशिका, मतलब जंतु कोशिका, क्या कह सकते हैं, जंतु कोशिका है। और दूसरा कौन है वहाँ, पादप कोशिका। पादप मतलब पौधा के कोशिका। समझ में आया कि नहीं? तो ये दोनों के दोनों का देखो तो आकृति लगभग लगभग बराबर है कि नहीं, मतलब बनावट राउंड शेप में है कि नहीं, लेकिन इसके आंतरिक बनावट में, संरचना में क्या है, अंतर है। आकृति तो लगभग लगभग क्या है, एक जैसे। आंतरिक संरचना में देखिए, इसका देखिए नाभिक बीचों बीच में है, इसका थोड़ा सा साइड में है कि नहीं है, थोड़ा उधर हटा हुआ है, इसका बीचों बीच में है कि नहीं। लेकिन इसका ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये भी गोल है, वो भी गोल। तो दोनों को दोनों कोशिकाएं कैसी पाई जाती है, गोल जैसा। अधिकतर, समझ में? अधिकतर का मतलब बोलेगा कि सामान्यतः कोशिका की आकृति कैसी होती है, तो गोलाकार। वैसे बहुत सारे आकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः या अधिकतर कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। कैसी होती है, गोलाकार। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? और यदि नहीं दिक्कत है तो चलते हैं आगे। अब यहाँ देखिए, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कौन सी कोशिका जो है किस किस आकृति की होती है। यहाँ कौन सी कोशिका है, बहुभुजी कोशिका है। ये पशु कोशिका है। कैसी कोशिका है, पशु, मतलब जंतु की कोशिका है, सॉरी, किसकी कोशिका है, जंतु की। यहाँ देखिए, बहुभुजी मतलब पॉलीगोनल, मतलब एक से अधिक, बहुत सारे भुजाओं से मिल करके। तो देखिए, तो भुजा नहीं है, बहुत सारा है कि नहीं है, है। तो एक से अधिक भुजाओं से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। और लगभग लगभग देखेंगे तो राउंड शेप में ही है। कैसा है, राउंड शेप है ना। तो ये है बहुभुजी कोशिका। तो जंतु कोशिका कैसी कोशिका है, एक बहुभुजी कोशिका। कैसी है, बहुभुजी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु कोशिका कैसी है, बहुभुजी। कैसी है, बहुभुजी। इस बार एक ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे हुए था कोशिका से ही संबंधित। समझ में आया कि नहीं? आ रहा भी आगे, तो हम बताते हैं आपको कौन सा था। इसी से आकार से ही पूछे हुए था। तो जंतु कोशिका किस आकृति की होती है, बहुभुजी कोशिका। भूलेंगे नहीं ना। अब देखो, घनाकार,
ये घनाभ के जैसा भी दिखाई देता है। ये कौन सा कोशिका है? घनाकार कोशिका है। और ये है वो वाला, क्या बोलते हैं, पादप वाला। तो ये घनाकार कोशिका दिखाई दे रहा है, घन के आकार के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? इधर देखिए, ये दिखाई दे रहा है। एक तो ये दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसको घनाकार बोल रहे हैं। दिखाई दे रहा है है ना? तो घनाकार में ये वाला दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। तो ये ऊपर की ओर है, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो ये घनाकार कोशिका है। तो घनाकार भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है कोशिका? तो होता ही है। स्तंभाकार, देखिए स्तंभ के जैसा है। स्तंभाकार है। अरे स्तंभ के जैसे, इसे खारा जैसा नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है स्तंभ के जैसा। तो ये स्तंभाकार कोशिका है। मतलब कोशिका के प्रकार है, गोलाकार, बहुभुजी कोशिका, घनाभाकार, स्तंभाकार है। अब देखिए उभय अवतलाकार, मतलब बाई कॉनकेव। ये वही है आरबीसी। तो क्वेश्चन पूछे हुए है कि आरबीसी का जो है कोशिका की आकृति कैसी होती है। एक बार ने लाखों एको लाख बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसा होता है? उभय अवतलाकार। कैसा होता है? उभय अवतलाकार। कैसा होता है? उभय अवतलाकार। समझ में आया कि नहीं? मतलब इधर से भी धंसा हुआ है और उधर से भी धंसा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उभय अवतलाकार। और ये क्या है? आरबीसी की कोशिका है। कैसी है? आरबी मतलब रेड ब्लड सेल की कोशिका है। कोई दिक्कत? तो उभय रेड ब्लड सेल की कोशिकाएं किस आकार की होती है? उभय अवतलाकार। कैसी होती है? उभय अवतलाकार। अब यहाँ देखिए लंबी कोशिका है। ये क्या है? लंबी कोशिका। हाँ आइज वाला ही देख सकती हो। और यहाँ देखो शाखित, ब्रांच। अभी बताया ना, जो मस्तिष्क में पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। देखो तो ये न्यूरॉन का यहाँ से जो है ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है? लेता है, और इधर से जहाँ भेजना होता है क्या करता है? भेजता है। तो एक में बहुत सारा शाखा नहीं है, देखिए तो छोटा छोटा। तो शाखित कोशिका कौन सा है? न्यूरॉन। शाखित कोशिका कौन है? न्यूरॉन। समझ में आया? उभय अवतलाकार आरबीसी। कौन सा है? आरबीसी। कोई दिक्कत? उभय अवतलाकार कौन सा है? आरबीसी। लेकिन शाखित कोशिका कौन सा है? न्यूरॉन। ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पे पाया जाता है? मस्तिष्क। कोई दिक्कत नहीं ना? अब विभिन्न कोशिकाएं एवं उनकी आकृति। ये देखो कोशिका, अलग अलग कोशिका का नाम देखते हैं और उनकी आकृति को देखते हैं। जैसे यहाँ देखे हैं कि कितने, मतलब किस किस आकृति के हो सकती हैं। हम बताएं कि अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, बहुत सारे कोशिका बहुभुजी, और उसके बाद घनाभाकार। घनाभाकार, उसके बाद स्तंभाकार, जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं, बेलनाकार। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसके बाद शाखित भी है, शाखित कोशिका जो न्यूरॉन है। लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई कोशिका का नाम दिया हुआ है, उसका आकार कौन कौन सा है जो पूछता है। यहाँ देखिए, ये जैसे अंगुली से पकड़िएगा ना तो दोनों तरफ से ऐसे चपटा हुआ दिखाई देगा। ऐसे ऐसे यदि हम पकड़ेंगे ना तो कैसा दिखाई देगा? चपटा। देखिए देखिए, यहाँ से अंगुली लगाएंगे तो इधर से भी धंसा हुआ है, नीचे से भी धंसा हुआ। तो एक किसका है? तो ये लाल रक्त कोशिका है। कौन सा है? लाल रक्त कोशिका। मतलब क्या है? आरबीसी। है कि नहीं है? और इसका आकार कैसा होता है? उभय अवतल। कैसा होता है? उभय अवतल बोल सकते हैं या उभय अवतल। मतलब इसको क्या बोलते हैं? बाई कॉनकेव। कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख के पूछे हुए हैं, बाई कॉनकेव। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो
तो इसको ना याद रखिएगा कि बाइकॉनकेव और उभय अवतल दोनों है। समझ में आया कि दोनों तरफ का भाग जो है अवतलाकार है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उभय अवतल। वो दिक्कत बाई कॉनकेव, क्या बोलेंगे इसको, बाई कॉनकेव, क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आरबीसी का आकृति बाई कॉनकेव, आरबीसी की आकृति बाई, आरबीसी की आकार, आकार के यहाँ बात कहाँ कर रहे हैं, हम तो आकृति की बात कर रहे हैं। तैयो बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, नींद में एकदम बोलने जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, अभी बताया है लंबी पतली और शाखा युक्त कोशिका होती है, लॉन्ग थिन ऑन ब्रांचेड, मतलब इसमें शाखा भी होता है, शाखा है यहाँ। तो ये कौन है, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। ये ह्यूमन ब्रेन में पाया जाता है, मतलब मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, कोई दिक्कत है। तो ये मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। अभी बताए हैं कि ये देखो इसका शाखा है, बहुत सारे शाखाओं में बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है, हाँ। और लंबा भी है कि नहीं है, लंबा और शाखित भी है। देखो एकदम छोटा छोटा टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है, छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है। और ऐसे लंबा भी है, इसकी आकृति लंबी भी है, पतली भी है और शाखित भी है, मतलब शाखा भी निकला हुआ है बहुत सारा, डहूंगी, देखो ना डहूंगी निकलल है, खेला गोल। ये डहूंगिया खींच के लाता है इंफॉर्मेशन को दूसरा जगह से। अच्छा देखिए, यहाँ गर्म पानी में उंगली ठेकेगा ना, उंगली, तब पहले इंफॉर्मेशन ले जाएगा यहाँ तक जाएगा, ये खींच के लाएगा यहाँ, और यहाँ से इधर की ओर पहुंचाता है, और फिर ई ना भेजेगा चमड़ा के पास। रे गर्म पानी ठेकर है जल लहर हो, केकरा से बोलेगा, चमड़ा से। समझ में आया कि नहीं, ये वाला कहानी एक एक को थोड़ी रहता है, बहुत सारा होता है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्ग है, समझ में आएगा, मानव शरीर का। वो मिलेगा तब ना, ये को कोशिका हम बोले हैं ना कि दिखाई देता कहाँ है, दिखाई देता है। अब देखो जीवाणु कोशिका, जैसे हम लोग पढ़े थे, ये रोड शेप का है, तो ये जीवाणु का कोशिका है, किसका है, जीवाणु। जीवाणु किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं, बैक्टीरिया। देखो इधर जीवाणु कोशिका है, तो जीवाणु कोशिका में हम लोग ध्यान से यदि देखते हैं तो जीवाणु कोशिका में यहाँ देखो ये कैसा है, वक्रित छड़ के आकार की है। तो जीवाणु कोशिका कैसी पाई जाती है, वक्रित छड़। देखो ऐसे थोड़ा सा एकदम राउंड है, थोड़ा सा है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं वक्रित। क्या बोलते हैं वो, पहले हम लोग मैथ में पढ़ते होंगे, इसे वक्र रेखा पढ़ते हैं। वक्रित के मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, वक्र, वक्र बोलते हैं। तो ये वक्रित आकार का है, किसका, जीवाणु कोशिका। कौन सा कोशिका, जीवाणु कोश। आरबीसी का कैसा है, उभय अवतल, बाइकॉनकेव, कैसा है, बाइकॉनकेव। अच्छा बताओ न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, कैसा है, लंबा है, पतला है और शाखित है। समझ में, उसमें ब्रांचेस है बहुत सारा, ब्रांच मतलब शाखा होता है। डहूंगी, पेड़ पौधा के डहूंगी देखी है, हैं, हम लोग में भी डहूंगी है कि नहीं है, एक दो। ये सब डहूंगी है ना, छोटा छोटा, इधर देखो फूल है, समझ में आ गया? इधर देखो ये सब घास के मैदान है इधर। अब देखो शैवाल कोशिका, ये शैवाल है जो दिखाई दे रहा है आपको, क्या है, शैवाल है। ये अंडाकार और कसाव युक्त होता है, मतलब ओवल शेप का होता है। देख रहे हैं ओवल शेप का मतलब, ये देखिए ऐसा होता है, अंडाकार जैसा, अंडा जैसा होता है ना, ओवल शेप मतलब ऐसे। ये नहीं कि ऐसा है तो ये चपटा है, चपटा नहीं है, ऐसे है, मतलब अंडा के जैसा। अंडा देखिए है ना अंडा, लेकिन इसमें यहाँ पे देखिए ये इसका शाखा छोटा छोटा निकला होता है।
अच्छा, एक कंचा है, गोली है। प्रीति रहती तो बोलती कि गोली है खेलने वाला। तो ये इसका कैसा होता है, अंडाकार होता है कि नहीं होता है? तो क्वेश्चन आकाशाभा युक्त तो होता है, मतलब ओवल शेप। सवाल हम लोग के पास भी पाया अधिक समुद्र में पाया जाता है, सबसे अधिक इसके ये जो है समुद्र में पाया जाता है। कोई दिक्कत? मशरूम। सवाल कई प्रकार के होता है, समझ में आया कि नहीं? इधर देखो, परागकण, परागकण एक होता है परागगण, समझ में आया कि नहीं? एक होता है परागकण। तब परागगण एक प्रकार की क्रिया है। जो पराग एक होता है पराग कोश, ये सारा के सारा फूल में होता है, समझ में आया कि नहीं? ये परागकण जो है किसी भी फूल को जो है निषेचन करने में क्या करता है, मदद करता है। इसका जो है आकृति होता है गोलाकार और कांटेदार। 10वां क्लास में पढ़ना होता है कि इसका मतलब जनन इसमें कैसे होता है। तो उसमें भाग लेता है का पॉलीग्रेन, मतलब दाना होता है, समझ में आया कि नहीं? अब पॉलिनेशन करता है, तो निषेचन फूल में किसके कारण होता है, इसी के कारण। फूलवा को छुओगे ना तो पीला पीला हाथ में लग जाता है, जो कौची लग जाता है, ये लग जाता है पराग कण। क्या लग जाता है? पराग। फूल को छुओगे कि पीला पीला लग जाएगा। तो जो छुओगी ना, छूने के बाद जो पीला पीला लग जाता है वो यही रहता है, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो कांटेदार होता है, लेकिन पता थोड़ी चलता है, इतना ना छोटा होता है कि एक बार छुएंगे तो कितना हजार की लाख लगेगा हाथ में कोशिका कोनो, ठीक है? कोई दिक्कत है? इसका क्या मतलब, पराग कण का आकार कैसा होता है? गोलाकार और कांटेदार। कोई दिक्कत नहीं ना? ये क्वेश्चन। और उन सभीयों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था आरबीसी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था आरबीसी। जीवाणु सबसे ज्यादा उनमें महत्वपूर्ण कौन कौन था? आरबीसी और जीवाणु। जैसे कि सवाल वाला तो ये पता चल जाता है देख करके फिगर कि कैसा है, समझ में आया कि नहीं? अंडाकार है, मतलब अंडा के शेप में है। ये जीवाणु वाला कैसा है? वक्रकृति का है, वक्र, वक्र की तरह छर का है। ये शाखित कोशिका ये है, ये भी पता चलेगा तंत्रिका तंत्र। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ए। सबसे अधिक बार एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग कि कोशिकाओं का आकार, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। कोशिका कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर का होता है, ये तो हम बताए हैं अभी। कुछ माइक्रोमीटर से कहाँ तक होता है, कुछ सेंटीमीटर तक होता है, बताए हैं ना? मतलब 1 माइक्रोमीटर में इतना होता है। क्या मीटर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मीटर। समझ में आया कि नहीं? सामान्यतः अब देखो इधर, सभी कोशिकाएं आकार में अत्यंत क्या होती है, सूक्ष्म होती है, मतलब माइक्रोस्कोपिक होती है। मतलब वो इतना छोटी छोटी होती है कि उसको बिना माइक्रोस्कोप के हम देख ही नहीं सकते, आकार में बहुत छोटा। मतलब एक कोशिका को हम ऐसे हाथ पर लेकर के देख ही नहीं सकते हैं, होती है कि नहीं? तो माइक्रोस्कोप का मतलब ये, माइक्रो का मतलब है ना, जिन्हें बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम नहीं देख सकते हैं। कुछ जो है प्रमुख कोशिकाएं, उनकी माप इस प्रकार है। कुछ बहुत सारे कोशिका है जिसके बारे में हम लोग उसके माप को जानेंगे कि उसका साइज कहाँ से कहाँ तक है, या वह कितना बड़ा है, समझ में आया कि नहीं? तो बहुत सारे कोशिकाओं को देख देख करके सूक्ष्मदर्शी से मापा भी तो गया होगा, और इसी में देख लेंगे हम कि कौन छोटी है कौन बड़ी है, समझ में आया कि नहीं? जैसे देखो, विभिन्न कोशिकाएं हम उनके माप माइक्रोमीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? यहाँ देखिए, पहले ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। देखिए इधर, ये माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु है। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु, जिसका आकार कितना है? 0.001 mm। समझ में आया कि नहीं? और ये दुनिया का सबसे छोटा कोशिका है, दुनिया का सबसे छोटा। तो दुनिया का सबसे छोटा कोशिका का नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइक्रोप्लाज्मा।
दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अब माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। माइक्रोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है, जीवाणु है। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ देखिए, ये बोला है ना माइक्रोप्लाज्मा का आकार कितना छोटा है, देखिए तो 0.001 mm। समझ में आया कि नहीं। मिलीमी मिलीमीटर होता है। एक मतलब एम के मतलब मिल, एक मतलब मीटर। देखिए ऐसे यदि हम सामान्य जीवाणु जिसको हम लोग देखे हैं ना, सामान्य जीवाणु का जो है आकार कितना बड़ा होता है, तो सामान्य जीवाणु का हम लोग देखे हैं। ये देखिए सामान्य जीवाणु है, उधर देखे हैं ना जीवाणु का कोशिका कैसा है। तो जीवाणु जो कोशिका है वो तो क्षरनुमा होता है कि नहीं, वक्र क्षरनुमा है। वक्र क्षरनुमा है कि नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा घुमा हुआ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है। तो ये सामान्य जीवाणु का जो कोशिका होता है 0.2 माइक्रो से लेकर के 10 माइक्रो तक होता है। 0.2 माइक्रो से लेकर के 10 माइक्रो तक होता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो एक बार हमको बताइए तो कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कितना होता है, और माइक माइक्रोप्लाज्मा क्या है, बैक्टीरिया है। मतलब अर्थात हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं। हो गया। अब देखिए एगो चीज हम मतलब एक चीज बताना चाहते थे जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि वहाँ लिखा हुआ था ना, 1 माइक्रो बराबर 0.001 क्या हो जाएगा, यहाँ मिलीमीटर होता है। तो 1 माइक्रो में इतना होता है, चाहे 1 माइक्रो बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। इसी को डेसिमल में चेंज करेंगे तो इतना दिखाएगा ना, दिखाएगा 3 0, तो 3 गो के बाद पॉइंट लगा दो, हो गया कि नहीं हो गया, मिलीमीटर। और यदि इसको मीटर में देखेंगे तो 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। अच्छा इसको हम लोग 3 भी कह सकते हैं। मतलब 1 माइक्रो बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। कोई दिक्कत है। तो 1 माइक्रो बराबर कितना मिलीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर। और 1 माइक्रो बराबर कितना मीटर, 10⁻6 मीटर। कितना होगा, 10⁻⁻6 होगा। समझ में कि इनवर्स में है, कितना होगा माइनस। 1 माइक्रो बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, याद रहेगा। और 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, मिलीमीटर में चेक करेंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर। और देखो इधर ना, ये मैथ पढ़ी होगी तो समझ में आएगा। इधर देखो, मैथ पढ़ी होगी तो समझ में आएगा कि कै गो जीरो, 3। तो 10 के पावर कितना 3, और नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी है तो बढ़िया बात है। हाँ तो 1 माइक्रो के बराबर होता है। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, मतलब चेंज किया गया है। जैसे कि ये भिन्न में है, और इसी को यदि पॉइंट में चेंज करेंगे तो इतना आएगा।
इसी को यदि इसी को हम इसमें चेंज करेंगे तो इतना ही आएगा। अभी चेंज करके बताए ना ऐसे। यहीं से यदि हम चेंज करते हैं क्या चीज़ में, यदि हम चेंज करते हैं डेसिमल में, तो 3 गो है, इसका मतलब 3 गो के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट 0, मतलब 1 माइक्रो बराबर 1/1000 होता है। तो उसी को हम क्या लिखते हैं, 0.00 क्या मिलीमीटर। इसी को यदि हम ऐसे भिन्न में चेंज करके ऐसे करते हैं तो ये भी मिलीमीटर में आएगा। समझ में आएगी ना। इसको भी तोड़ सकते हैं, वैसे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। यदि पॉइंट में तोड़ेंगे तो 0.000 एक और 0 1 क्या हो जाएगा, मीटर होगा। 1 माइक्रो बराबर ध्यान से देखिए, यहाँ एक बार देखिए, हम बताते हैं। देखिए इधर 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होगा, और ना तो 1/, इतना 1 2 3 4 5 है। एक और 6 हो गया, और ना तो इसी को लिख सकते हैं 0.0000001। अभी तीनों चेंज कैसे हो रहा है, देखिए हम इसको लेकर के चेंज करते हैं कि यदि इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा। मतलब 3 और 3 6 को 0 है, तो 1 के पहले 6 अंक जा करके हम क्या लगाएंगे, पॉइंट 3 4 5 6 हो गया। तो देखिए तो ई वाला आ गया, आया कि नहीं आया। यदि हम लोग इसको पावर में चेंज करते हैं तो जितना 0 होता है उतना ही पावर चढ़ जाता है, लेकिन ये प्लस में है, जब भी ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। समझ में आया। तो इसलिए 1 माइक्रो इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर, और 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻3 मिलीमीटर। कोई दिक्कत, बस इतना ही जानना है, इतना जान लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जो है यहाँ सामान्य जीवाणु को कोशिका कितनी मिलीमीटर, कितनी मतलब माइक्रो, 0.2 माइक्रो से लेकर के 10 माइक्रो के बराबर होता है। तो जीवाणु को कोशिका लगभग माइक्रो में ही रह जाता है। अमीबा है, तो अमीबा का कितना होता है, 250 से 750 माइक्रो। समझ में आया कि नहीं, 250 से 700, मतलब इसका अंतर कितना है, 500। कितना है, 500 माइक्रो का है, माइक्रोमीटर नहीं है, क्या है, 500 माइक्रो। अब देखो अधिकांश जंतु कोशिका क्या होगा, अधिकांश जंतु कोशिका, अधिकांश जंतु कोशिका जो है, ई याद रखना जरूरी है, 10 माइक्रो से कितना होता है, 100 माइक्रो, 10 से लेकर के कितना माइक्रो, 100। अधिकांश जंतुओं की कोशिका कितनी बड़ी होती है, 10 से 100। कितनी होती है, 10 से 100। कितनी होती है, 10 से 100। जंतु जैसे कि हम लोग भी जंतु हैं, तो इसका हम लोग में भी अधिकांश कोशिका कितनी बड़ी होगी, 10 माइक्रो से लेकर के 100 माइक्रो तक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास जो होता है कितना होता है, क्योंकि ये तो उभय और तलाकार होता है कि नहीं होता, कैसा होता है, उभय तला, उभय अवतल होता है या उभय अवतल। तो ये कितना होता है, 7 माइक्रो के होता है। इसका व्यासवा कितना होता है, 7 माइक्रो। यहाँ से यदि मिलाएंगे यहाँ तक तो इसका व्यास कितना होगा, 7 माइक्रो। कितना होता है, 7 माइक्रो। कोई दिक्कत। तो आरबीसी उभय अवतलकार है और इसका व्यास कितना होता है, 7 माइक्रो। हम लोगों में जो कोशिका पाया जाता है अधिकांश का आकार कहाँ से कहाँ तक, 10 माइक्रो से लेकर के 100 माइक्रो। कोई दिक्कत है। सबसे छोटा कौन है, माइक्रोप्लाज्मा। कहाँ से कहाँ तक, 0.001, इतना ही ना होता है मिलीमीटर का, मतलब 1 माइक्रो का होता है, लगभग लगभग 1 माइक्रो का होता है। कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाओ, देखते हैं
इस जिराफ की तंत्रिका कोशिका की क्या है अधिकतम लंबाई। यदि हम लोग जिराफ के तंत्रिका तंत्र देखेंगे ना, जिराफ तो देखते हैं मस्तिष्क उसका लंबा होता है ना लंबा। तो ओकर अधिकतम लंबाई कितना होता है 2 मीटर। कितना होता है 2 मीटर। समझ में आया कि नहीं। कितना मीटर का होता है 2 मीटर। देख रहे कितना बड़ा है। आकार आकृति तो नेफ्रॉन का वैसा ही है जैसे हम लोगों में है, लेकिन इसका क्या है बड़ा है। इसका क्या है बड़ा है, 2 मीटर का है। समझ में आया कि नहीं। वैसे हम लोगों में भी कुछ कम नहीं होता है। देखो पादप कोशिका भी 10 से 100 माइक्रो का होता है। कितना का होता है 10 से 100। और जंतु कोशिका भी लगभग लगभग 10 से 100। लेकिन ये जो जिराफ में पाए जाने वाली तंत्रिका तंत्र है 2 मीटर का होता है। कोई मिला है 2 मीटर के। सब तो नहीं मैं मेरा। सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है कोलेप्स टेक्सिफोलिया, जो जलीय शैवाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जलीय। तो इसका नाम देखो पादप कोशिका पूछेगा तो कोलेप्स टैक्सीफोलिया। कोलेप्स टैक्सीफोलिया, उसका नाम क्या है कोलेप्स टैक्सीफोलिया। क्या नाम है कोलेप्स टैक्सीफोलिया। सर नहीं है, एक बार पूछो परमाणु सर से। ये कहाँ पाया जाता है जलीय शैवाल में। ये दिखाई दे रहा है कोशिका कितना बड़ा है, 10 से 12 इंच का होता है। दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो इतना बड़ा, मतलब वो कोशिका दिखाई देगा हम लोगों को। 10 से 12 इंच की कोशिका तो दिखाई देगा ही। तो ये एक कोशिकीय शैवाल भी है। समझ में आया कि नहीं। कोलेप्स टैक्सोफोलिया क्या है पूछेगा तो शैवाल है कि कोशिका है। समझ में आया कितना 10 से 12 है, लेकिन फिर भी 2 मीटर से अभी कम है। ये देखो शुतुरमुर्ग का अंडा है जो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा है इस दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका है। दिखाई दे रहा है कौची है ये। शुतुरमुर्ग के जो अंडा में कोशिका पाया जाता है वो कितना बड़ा पाया जाता है 15 गुने 13 सेंटीमीटर। वजन इसका है लगभग लगभग 1.5 किलो, मतलब 1.4 kg का होता है। कोशिकावा एगो होता है, एगो कोशिका होता है 1.4 kg का, और उसका लंबाई कितना होता है 15 गुने 13 सेंटीमीटर। 15 गुने 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा पाया जाता है। पादप में सबसे बड़ा कोशिका कोलेप्स टैक्सोफोलिया। क्या नाम है कोलेप्स टैक्सोफोलिया। समझ में आया कि नहीं। कितना इंच के होता है जलीय शैवाल है 6 से 12 इंच। कितना होता है 6 से 12। ऊंट के मस्तिष्क जो होता है उसमें न्यूरॉन जो पाया जाता है उसका नाम क्या है तंत्रिका कोशिका। वो कितना बड़ा होता है 2 मीटर का। कितना का होता है 2 मीटर का। अब देखिए मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। हम लोगों में मान लो कि पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सा पाया जाता है शुक्राणु। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्र। लेकिन महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा पाया जाता है अंडाणु। कौन सा पाया जाता है अंडाणु। कोई दिक्कत। तो पुरुष में सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है शुक्राणु। ये जो आकार दिखाई दे रहा है इतना दिखाई भी नहीं देता है। दिखाई देगा एगो कोशिका। हाँ नहीं है। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो मानव में पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन है शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मानव शरीर में। हाँ तंत्रिका तंत्र। और उसका नाम क्या है तंत्रिका तंत्र। और उसको एक शब्द में बोले तो क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में न्यूरॉन। और सबसे छोटी पुरुष में कोई दिक्कत। यदि देखे मानव में पुरुष और महिला में सबसे बड़ी कोशिका तो कौन है न्यूरॉन। ये जो लगभग लगभग इसका लंबाई 100 माइक्रोमीटर से लेकर के कितना होता है 1 मीटर। मतलब ऊंट की जो नेफ्रॉन के चित्र होती है जिराफ की,
तो जिराफ वाला से कितना अभी 1 मीटर छोटा है कि नहीं है, मतलब उसका कोशिका मानव के तंत्रिका तंत्र से 1 मीटर बड़ा ही है कि नहीं? 1 मीटर मायने रखता है, समझ में है कि इतना हम लोग में भी 1 मीटर के पाया जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे न लपटाइल रहता है ना कि पते नहीं चलता है, समझ में है कि नहीं? तो मानव के पुरुष और महिला दोनों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? कौन सी? न्यूरॉन। अब पुरुष में सबसे छोटी, देखिए मानव महिला में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी पाई जाती है? अंडाणु। मानव महिला में सबसे छोटी कोशिका अंडाणु। अब देखो कोशिकाओं के प्रकार पढ़ना है, तो ये हम लोग कहिए पढ़ेंगे? कल। इतना याद करके आना है, समझ में आया कि नहीं? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।